दोस्तों, जब भी डेवलपमेंट की बात होती है, मेगा प्रोजेक्ट की बात होती है, तो हमारे सामने महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका और बाकी साउथ के राज्य दिखाई देते हैं। अगर आप देखें तो आपको ज्यादातर बड़ी बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन्हीं राज्यों में मिलेंगे। जब भी नई इंडस्ट्रीज आती है तो उनकी नजर में पहली चॉइस यही राज्य होते हैं। उसके बाद हम ये सोचते हैं कि यूपी, बिहार जैसे राज्यों में ये कंपनियां क्यों नहीं आती। इसके पीछे मेन कारण बताया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल फ्रेंडली पॉलिसीज का न होना। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना जैसे राज्यों ने अरबों रुपए का निवेश किया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, इंडस्ट्रियल टाउन डेवलप करने के लिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करें ऐसी पॉलिसीज बनाई हैं। जबकि यही चीज नहीं मिलती आपको उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में। बट यूपी, बिहार जैसे राज्यों की चिंता में हम एक और राज्य को भूल जाते हैं जो एक टाइम इंडिया का इकोनॉमिक हब हुआ करता था। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ वेस्ट बंगाल की। यूपी और बिहार की प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे पास्ट में कोई इंडस्ट्रीज नहीं थी और आज भी वही हाल है। बट वेस्ट बंगाल के केस में ऐसा नहीं था। वेस्ट बंगाल एक टाइम इंडिया के टॉप राज्यों में आता था, लेकिन वेस्ट बंगाल में ऐसा क्या हुआ और बंगाल कैसे इंडिया का पहला $1 ट्रिलियन जीडीपी वाला राज्य बन सकता था और आज भी बन सकता है। बंगाल कैसे इंडिया की इकोनॉमी का फेस चेंज कर सकता है, इसके ऊपर एक अलग वीडियो में बनाऊंगा। आज इस वीडियो में आपके सामने मैं वेस्ट बंगाल के कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो इस राज्य की पास्ट ग्लोरी को वापस ला सकते हैं। ये मेगा प्रोजेक्ट बंगाल की किस्मत चेंज कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल अभी इंडिया का छठा सबसे बड़ा राज्य है जीडीपी के मामले में। ये पोजीशन इम्प्रूव भी हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले मेगा प्रोजेक्ट से। पहला प्रोजेक्ट है वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे। 610 किलोमीटर का वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे पार्ट है भारतमाला फेज 2 का। अभी जो भी एक्सप्रेसवे बने हैं या फिर बनाए जा रहे हैं उनको भारतमाला फेज 1 के अंडर बनाया जा रहा है। फेज 1 के बाद हम काम करेंगे फेज 2 पे और इसके ऊपर काम शुरू भी हो चुका है। ये एक्सप्रेसवे 4 से 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होने वाला है जो 3 महत्वपूर्ण शहर को कनेक्ट करेगा, वाराणसी, रांची और कोलकाता। इस हाईवे का अलाइनमेंट पूरा ग्रीनफील्ड होने वाला है जो NH2 के पैरेलल में बनाया जाएगा। इसके अलावा यह हाईवे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए। यह इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से बड़ा होने वाला है और ये सेक्शन कोलकाता तक का मेन पॉइंट रहने वाला है। इसके अलावा झारखंड को भी इसका फायदा होगा। झारखंड के लिए फास्ट एक्सेस मिल जाएगा कोलकाता और उसके आगे बंदरगाह तक। अगर बात करें इसके स्टेटस की तो इसके DPR और लैंड एक्विजिशन का काम चल रहा है। 2021 से इसके DPR के ऊपर काम चल रहा है। अगर रही बात इसके बजट की तो इसका एस्टिमेट 28,500 करोड़ रुपए के लगभग किया जा रहा है। अगला मेगा प्रोजेक्ट है दानकोनी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दानकोनी से आसनसोल, दानकोनी से हल्दिया, दानकोनी से कल्याणी, दानकोनी से रघुनाथपुर, ये 4 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जिनके ऊपर काम शुरू होगा। दानकोनी इसमें मेन पॉइंट रहने वाला है। यह वेस्ट बंगाल के लिए इंडस्ट्रियल हब होने वाला है। बट मुझे लगता है जो ये इंडस्ट्रियल क्लस्टर है ये वेस्ट बंगाल को एक इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर ले जाएगा और मुझे पूरा यकीन है वेस्ट बंगाल के इस साउथ के सेक्शन के पास वो पूरा पोटेंशियल है इंडिया का पर्ल रिवर डेल्टा बनने की, जो चाइना का इकोनॉमिक हब है। पर्ल रिवर डेल्टा ने कैसे चाइना की इमेज चेंज की और मेरे ख्याल से हुगली रिवर डेल्टा वही काम कर सकता है इंडिया के लिए और इसी के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा। अगर मैं इस कॉरिडोर की बात करूं तो ये पूरी तरह से इंटीग्रेटेड होने वाला है अमृतसर दानकोनी फ्रेट कॉरिडोर से, जिसको 2006 में अनाउंस किया गया था और 2021 तक कंप्लीट होना था, लेकिन पेंडेमिक के चलते इसको डिले का सामना करना पड़ा है। और जो ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का विजन है ये अभी अपने इनिशियल फेज में है, जिसका अनाउंसमेंट फरवरी 2022 में किया गया था। बट इस रीजन में बहुत से इंडस्ट्रियल पार्क ऑलरेडी सेटअप किए जा चुके हैं। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट का कहना है कि सरकार के पास 4,000 एकड़ की जमीन आ चुकी है पहले से और अभी से ही 1,000 एकड़ पे इंडस्ट्री सेटअप करने की डिमांड आ चुकी है। तो अगला मेगा प्रोजेक्ट है ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर। ये मेट्रो का प्रोजेक्ट कोलकाता का ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया का सबसे लंबे समय से पेंडिंग वाला प्रोजेक्ट है। बट फाइनली अब इसके ऊपर काम चालू है। इसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि मैंने इस टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो बना रखी है। अगला प्रोजेक्ट है खड़गपुर कोलकाता एक्सप्रेसवे।
वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे की तरह खड़गपुर कोलकाता एक्सप्रेसवे भी पार्ट है भारतमाला फेज 2 का। इन दोनों के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। ये एक्सप्रेसवे एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की तरह काम करेगा। फिलहाल अभी ये हाईवे अपने इनिशियल फेज में है। इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं हो सकती। जब इसकी डीपीआर के ऊपर काम चालू होगा तो इसके अलाइनमेंट के बारे में डिटेल जानकारी मिलेगी। ये कितने लेन का होगा और कितने बजट में बनाया जाएगा, ये भी तभी पता चलेगा। लिस्ट में अगला मेगा प्रोजेक्ट है 500 किलोमीटर का ताजपुर पुरुलिया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। जो मैंने आपको अभी दानकुनी से 4 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में बताया, ये ताजपुर और पुरुलिया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर उससे कहीं ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। अगर आप मैप में देखें तो ताजपुर से पुरुलिया बंगाल झारखंड बॉर्डर के पैरेलल में है। दानकुनी से 4 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उसके बाद ये ताजपुर से पुरुलिया, ये एक साथ मिलके वेस्ट बंगाल का वो पूरा स्टेटस वापस लाएंगे जो पहले था। और मुझे खुशी है कि फाइनली वेस्ट बंगाल की सरकार एक्शन मोड में है। ताजपुर पुरुलिया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का अनाउंसमेंट किया गया है मार्च 2022 को राजीव सिन्हा द्वारा, जो चेयरमैन है वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के। इस पूरे क्लस्टर में मेन फोकस रहेगा सीमेंट, एडिबल ऑयल, स्टील, आयरन और जैसी इंडस्ट्रीज पे। इससे न सिर्फ वेस्ट बंगाल को फायदा होगा बल्कि इससे झारखंड, उड़ीसा जैसे राज्यों को भी फायदा होगा जिनके पास बड़ी बड़ी खदानें हैं। इसके अलावा इस कॉरिडोर में सरकार का फोकस रहेगा ईवी पे भी। सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के रिगार्डिंग अपनी नई पॉलिसी लॉन्च की है और इनका मानना है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के डिफरेंट कंपोनेंट होंगे उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे सेटअप होगी। इसके साथ साथ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को भी सरकार बढ़ावा दे रही है। इसमें एमएसएमई सेक्टर भी शामिल है। एमएसएमई सेक्टर को पहली प्रायोरिटी पे रखा गया है। इस कॉरिडोर का जो एक पॉइंट है वो है पुरुलिया, लेकिन जो इसका दूसरा पॉइंट है ताजपुर, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। अभी अगर आप ताजपुर को देखें तो आपको ये एक छोटा सा विलेज दिखेगा, बट ये छोटा सा टाउन एक बड़े इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक हब में ट्रांसफॉर्म होने वाला है, क्योंकि इस कॉरिडोर के लिए ताजपुर को एक पोर्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। सरकार ने ताजपुर में डीप सी पोर्ट के लिए टेंडर निकाले थे और बिड जीती है अडानी पोर्ट ने। अडानी यहाँ पे एक डीप सी पोर्ट का निर्माण करने वाली है। इस रीजन को बंगाल की सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित कर रखा है, जिसको अडानी ग्रुप डेवलप करेगा। यहाँ एक डीप सी पोर्ट होगा ताकि जो भी हम मैन्युफैक्चर करेंगे इस कॉरिडोर में उसको आसानी से सस्ते में दुनिया के बड़े बड़े मार्केट में एक्सपोर्ट किया जा सके। अगर बात करें इस पोर्ट को डेवलप करने के बजट के बारे में तो इसको एस्टिमेट किया गया है 25,000 करोड़ रुपए। और मुझे पूरा यकीन है वेस्ट बंगाल उसी बात को फॉलो कर रहा है जिसको फॉलो करके चाइना ने पर्ल रिवर डेल्टा का निर्माण किया था, जहाँ पे आज हम शेंझेन, ग्वांगझो जैसे बड़े बड़े इकोनॉमिक हब देखते हैं। स्टार्टिंग में यहाँ भी छोटे छोटे विलेज हुआ करते थे, लेकिन इनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित किया गया और उसके बाद क्या हुआ आज उसका रिजल्ट हमारे सामने है। और ठीक ऐसा ही कुछ हम वेस्ट बंगाल से उम्मीद करते हैं। चाइना ने कैसे पर्ल रिवर डेल्टा का निर्माण किया, एक इकोनॉमिक हब बनाया और ये कैसे चाइना की इकोनॉमी में बड़ा योगदान देता है, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो में लेकर आऊंगा, जहाँ पे मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कोलकाता के आसपास के स्मॉल टाउन्स को मिला के हम हुगली रिवर डेल्टा का निर्माण कर सकते हैं चाइना के पर्ल रिवर डेल्टा की तरह। और जो प्रोजेक्ट मैंने बताया है वो इसी विजन के ऊपर काम करेंगे। तो अभी बस इतना कहना चाहूंगा कि देर से ही सही वेस्ट बंगाल सही फैसला ले रहा है। होप की फ्यूचर ब्राइट हो। और हाँ, मैंने यहाँ सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट की बात की है जिनका स्केल बड़ा है। इसके अलावा और भी प्रोजेक्ट है जिनको मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया, जैसे स्काई स्क्रैपर इन कोलकाता और भी वेरियस प्रोजेक्ट। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।